नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में नामांकन का काम जो है, नॉमिनेशन का काम जो है वो पूरा हो गया है। विड्रॉल का काम भी पूरा हो गया है, पहले चरण का और दूसरे चरण का। दूसरे चरण का जो विड्रॉल का काम था वो कल शाम को खत्म हो गया। इसका मतलब बिहार चुनावों को लेकर जो पहला फेज था, एक तरह से कहना चाहिए, पहला फेज का मतलब वोटिंग के हिसाब से मत समझिए, जो पहला चरण कहना चाहिए कि ठीक है, नॉमिनेशन हो गए, विड्रॉल हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, गठबंधन हो गए, वो सारा काम पूरा हो गया। और उससे भी बड़ा काम एक और हो गया, जब महागठबंधन ने अशोक गहलोत जी और सारे लोगों ने मिलकर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया महागठबंधन का, और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब की बार तेजस्वी सरकार, बदलो बिहार का जो कैंपेन है उसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी, चर्चाएं वगैरह चलती रहती। लेकिन यही सब तो समझना है हमारे को। तो इसको समझने के लिए हमारे मित्र डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा से बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता, जो जमीन को समझते हैं, सेपोलॉजी को समझते हैं, इलेक्शन को समझते हैं और हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम को भी समझते हैं। अभी लंबे समय तक अमेरिका में रह रहे थे, तब भी उनका दिल बसा हुआ था हिंदुस्तान में, और अब तो हिंदुस्तान में हैं, बिहार भी जा आए हैं, तो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समझाइए क्या हो रहा है। ये काम आज तो खत्म हो गया, कुछ बड़ा खेल हो गया क्या? तेजस्वी जी को अब बना दिया महागठबंधन ने अपना सीएम कैंडिडेट, तो खेल बदल जाएगा? ये तो अभी कहना मुश्किल है विजय जी, लेकिन बस वही बात है कि एक ये आज जो अनाउंसमेंट हुई वो मैटर ऑफ वेदर नहीं था, व्हेन था। कि ऐसा नहीं था कि तेजस्वी के अलावा कोई और थे, बनना उन्हीं को था। बस सवाल ये था कि टाइमिंग क्या होगी और किन कंडीशंस के साथ होगी। तो आपने आज देखा कि पहली बात तो टाइमिंग ऐसी है कि अब बहुत करीब हम चुनाव के आ गए। दूसरी बात ये कि तेजस्वी ने कल और तकरीबन एक सप्ताह पहले दो बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। एक हर घर एक सरकारी नौकरी, और कल जो महिलाओं का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जीविका दीदी का। कल जीविका दीदी 22 तारीख, कल मतलब 22 तारीख की बात कर रहे हैं। तो जीविका दीदी को परमानेंट सीएम मतलब जो जीविका दीदी को मैनेज करती है। जीविका दीदी, आपके दर्शकों के लिए बता दें, एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का गांव में। उसमें कई महिलाएं इकट्ठी होकर पैसा जमा करके वो उद्योग चलाती हैं। तो उनको जो कोऑर्डिनेट करता है ये सीएम दीदी होती है। और ये सब वो इंस्टीट्यूशन है जो नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बनाए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए। तो जीविका दीदी को ध्यान में रखते हुए कल तेजस्वी यादव ने काफी सारे अनाउंसमेंट्स किए। फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल जीविका दीदी को ही तो नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपए दिए सारी दीदियों को देने का, ऐसा मतलब कहते हैं कि सभी को पहुंचा तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि कई ग्रुप्स में कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला, बट मोटा मोटी वो तो होता है। चुनाव तक आते हैं सबको मिल जाएगा। लेकिन उसी की काट के रूप में शायद तेजस्वी यादव ने कोशिश की है कि जीविका दीदियों में का जो पक्का वोट है नीतीश जी का, उसमें कहीं अगर टूट डाल पाए, तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऋण माफी की बात की है, एक ब्याज माफी की बात की है, सॉरी। उन्होंने कहा है कि ये नौकरियां पक्की कर देंगे सीएम दीदी की। फिर साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जितना भी चल रहा है बिहार सरकार से संबंधित, उसको परमानेंट कर देंगे। प्लस नौकरियों की बात वो कर चुके थे। लॉ एंड ऑर्डर पे आज उन्होंने बात की। तो ये वो सारी बातें हैं जो आरजेडी की कमजोर कड़ी, जो कमजोर नब्ज है महागठबंधन की, कि आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ यादव राज, उसके साथ महिलाओं का उनका समर्थन ना होना, फिर ईबीसी और महादलित में समर्थन ना मिल पाना। तो उसका आपने एक देख लिया, मुकेश सहनी को डिक्लेयर कर दिया गया मुख्यमंत्री। हालांकि उसके पीछे एक कहानी है जो आप जानते हैं, तो वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप दर्शकों को जरूर बताएं कि वो कैसे हुआ। एक चीज जो मुझे लगता है हो सकती थी एड्रेस, बट शायद आगे जाके होगी, अभी तक वो नहीं हो पाई है। आप महादलित को कैसे केटर करेंगे? क्योंकि देखिए 17-18% नहीं, महादलित को एसपी 17-18% दलित पॉपुलेशन है। हाँ जी, 17-18% दलित पॉपुलेशन है बिहार की। उसमें से 5-6% पासवान है जो चिराग जी के साथ रहेंगे मोटा मोटी। बच गए 12%। इसमें से 3% मुसहर, हालांकि सारे के सारे मांझी जी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि चले जाएंगे। तो बच गए 10%। अब इसमें भी 10-12% में तकरीबन 5% रविदास हैं जिनका टिल्ट रहता है महागठबंधन की तरफ। लेकिन फिर उसके बाद तकरीबन 19 ऐसी जातियां हैं छोटी छोटी, मतलब 1%, 2%, 0.25%, ऐसे छोटे छोटे। तो उनको आप कैसे केटर करें? क्योंकि वो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है महागठबंधन की तरफ। क्या आपको एक राजेश राम जैसे व्यक्ति को, जो दलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं,
क्या उनको भी आपको एक उप मुख्यमंत्री की तरह प्रेजेंट करना चाहिए था? ये एक सवाल है, इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है, बट आगे जाके शायद कुछ ऐसी बात हो सकता है ये इंतजार कर रहे हो कि जमीन से और फीडबैक मिले, या हो सकता है कांग्रेस के अंदर सहमति ना बन पाई हो कि भाई इनको प्रोजेक्ट अभी करना है या नहीं करना, कई करना है ऐसी नहीं। बातें हैं। लेकिन मैं पिछले 10 अगर एक हफ्ते में देखूं तो एटलीस्ट महागठबंधन ने कोशिश की है कि जो उनकी कमजोरियां थी, उनकी कमजोरियां क्या है पहले ये समझ लेते हैं। महिला वोट, ईबीसी वोट, महादलित वोट, मोटा मोटी ये कमजोरियां हैं। यही है। और अपर कास्ट वोट जो है वो मेरा ये मानना है कि आरजेडी से परहेज नहीं करता, अगर आरजेडी अच्छा कैंडिडेट दे दे तो, लेकिन फिर भी वो आरजेडी ज्यादा से बीजेपी का वोट आरजेडी माना से जाएगा। गुस्सा नहीं है, इसको कह सकते कि नाराज नहीं है। हाँ, मतलब वो उसको परहेज नहीं है आरजेडी से, है ना। लेकिन जो ईबीसी वोटर है उसको लगता है कि आरजेडी का एमएलए आ जाएगा तो माहौल क्या होगा, महिलाओं को लगता है, वो सेंटिमेंट अभी भी है। तो मुझे लगता है कि इन कमजोर कड़ियों पर काम किया गया है पिछले 10 दिन में। लेकिन अब वही सवाल है कि क्योंकि आप एनडीए के सामने लड़ रहे हैं जहां बीजेपी है, और बीजेपी को मैं ये जरूर मानता हूँ कि जितनी भी खराब उसकी तैयारी हो, आखिर में जो आखिर के 10 हफ्ता भर होता है उसमें वो चुनाव में 1-2 परसेंटेज पॉइंट वोट खींच जाती है एक्स्ट्रा, जैसा कि हमने हरियाणा में देखा लास्ट ईयर। जी। तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 5 परसेंटेज पॉइंट की लीड से चलना पड़ेगा। क्या इस महागठबंधन बार महागठ डॉक्टर साहब, इस बार चिराग पासवान के भी तो 5%, 6% वोट एनडीए के पास आ गए हैं ना एक्स्ट्रा। बिल्कुल है। तो वो गणित हमने शायद समझाया था आपको पिछले एपिसोड में विजय जी, मैं फिर भी समझा देता हूँ। पिछली बार 37-33% दोनों का तो एकदम टक्कर का था, तो ऐसा लगा कि बहुत क्लोज चुनाव है। लेकिन अगर आप उसमें चिराग पासवान का 5% और 2.25% कुशवाहा जी का जोड़ दें तो ये तकरीबन 6.25% वोट है। तो इसका मतलब एनडीए पहुंच जाता है 44-44.5% 44%। पे। अब उसमें आप वीआईपी का 1.5% निकाल के दे दीजिए महागठबंधन को, तो 42 मान 43%, लीजिए। 43 हो गया वो, और महागठबंधन पहुंच गया 38.5। अब दो चीजें और जोड़िए इसमें, एक तकरीबन 10 से 12% रविदास वोट और 10 से 12% मुस्लिम वोट एमआईएम और बीएसपी के बीच चला गया। मुझे लगता है कि इन ताकतों में अभी पतन है। तो वो जो 10-12% मुस्लिम और 10-12% रविदास वोट, तकरीबन 1-1.5-2% का गेप, 1-1.5% हो गया। वो आप जोड़ दीजिए। साथ में अब आप जोड़ दीजिए छोटी इसकी फैक्ट की माले और स्ट्रॉन्ग हुई है, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि एक नई पार्टी आईआईपी के नाम से आई है, जो सांसी एक तत्वा ताती ये सब ये एक पान कम्युनिटी है, इनका वोट लेकर आएगी। वो तकरीबन 1.25% पॉपुलेशन है उनकी, तो मान लीजिए आधा 1% भी अगर वो ले, तो आप देखेंगे कि 41 एक तरफ, 41 41.5 और एक तरफ 42-43। तो अब भी थियोरेटिकली तो बराबर है। थियोरेटिकल, और अभी हम मान के चल रहे हैं प्रशांत किशोर दोनों का इक्वल डैमेज है जितना भी वो करे। तो देखेंगे आप कि हालांकि एनडीए आगे है लेकिन महागठबंधन ज्यादा पीछे है। लेकिन फिर आप इसमें जोड़ दीजिए जो ये लाभकारी योजनाएं चलाई नीतीश कुमार जी, 10,000 रुपए दिए, बिजली का बिल थोड़ा सा फ्री किया, पेंशन बढ़ाई, बेरोजगारी भत्ता दिया, नीतीश जी ने मोदी जी ने मिलकर दिया। तो आपको लगता है कि एनडीए काफी आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो स्विंग फैक्टर एक बड़ा हो सकता है मेरे बड़ा व्यू हो से। सकता अब उन सब चीजों को अगर आप एक साथ समेटें, और अब आप देखिए कि महागठबंधन क्या करने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन उन कैटेगरीज में जाने की कोशिश कर रहा है जहां उसको लगता है कि यहाँ पे ये पक्का एनडीए वोट है। जैसे महिला का मैंने आपको उदाहरण, जैसे ईबीसी वोट। अब आप किसी भी जाके नोनिया से बात करें, चंद्रवंशी से बात करें, तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक वो यादव समाज को लेकर ज्यादा, मतलब वो कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो अगर आ जाती है तेजस्वी की सरकार तो इनमें अग्रेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ईबीसी उप मुख्यमंत्री का चेहरा देखे, ये एक अलग सवाल है कि क्या मुकेश साहनी सबसे बड़े ईबीसी नेता है बिहार में या नहीं, क्या सबसे बड़े मल्ला नेता है, इस पर भी सवाल है। है। अल्लाह। लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन गलत नहीं है। देखिए वो जिस समाज से आते हैं वो 3.25% का समाज है मल्ला, लेकिन वो फिर कहते हैं कि आप इसमें और केवट भी जोड़ दीजिए, बिंद भी जोड़ दीजिए, सब मिला के मैं 8-9% का लीडर हूं। मैं कहता हूं आप 5% के भी लीडर हैं। उस 5% में अगर आप 3-4% वोट भी अब इधर ले आते, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो बड़ा। और फिर अगर राजस्थान की पोजीशनिंग हो जाती है तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाली पार्टी जो एनडीए है वो अब चुप बैठेगी, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी। लेकिन ये जरूर है
कि अब जब तेजस्वी यादव का नामांकन हो गया है एज पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट, प्रेशर बढ़ेगा एनडीए पर कि वो किसको अपना चेहरा बनाते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर एक खुला फील्ड मिल जाएगा महागठबंधन को कि वो किसी का भी चेहरा लगा सकते हैं एनडीए में, लोगों के दिमाग में। वो कह सकते हैं नीतीश जी नहीं बनेंगे, गिरिराज सिंह बनेंगे, गिरिराज सिंह जी नहीं बनेंगे तो सम्राट चौधरी आपको बनेंगे। सम्राट चौधरी बनेंगे, है ना। वो जो एम्बिग्विटी है उससे जेडीयू और बीजेपी के वोट ट्रांसफर में क्या फर्क पड़ सकता है। तो मुझे लगता है अब अगले कुछ दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एनडीए इसका जवाब कैसे देता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपने जब कहा कि आज सब तय हो गया, तो ये मेरा आपके छोटे से सवाल का लंबा सा जवाब था। नहीं, लेकिन लंबा से जवाब में महागठबंधन ने जो इतनी एक्सरसाइज की, अशोक गहलोत कल सुबह से बैठे हुए थे, दिल्ली से आए, फिर लालू यादव जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी से मिले, रात तक बातचीत हुई, फिर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी होटल मौर्या में, फिर वहां 11 बजे पहुंच भी गए, लेकिन शुरू नहीं हुई क्योंकि उसी होटल के एक कमरे में आपके मित्र बैठे हुए थे, सैनी साहब, उनको मनाया गया और उन्होंने कहा जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे नीचे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले वो सब हुआ, तो मुझे, और फिर उधर पप्पू यादव थे, वो भी आपके मित्र, वो कह रहे कि ये तो गलत किया, राहुल जी की फोटो ही नहीं लगाई है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ओवरऑल कोई इम्पैक्ट बड़ा होता है या एक स्ट्रीमलाइन हुआ है इससे महागठबंधन? स्ट्रीमलाइन हुआ है मुझे लगता है, बट मतलब तेजस्वी जी के अनाउंसमेंट से स्ट्रीमलाइन हुआ है। मुकेश सहनी के नाम की वजह से शायद फर्दर फायदा हो एक सकता नए वोट बैंक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर राजेश रामदास जी का भी नाम आ जाता तो शायद और इनरोड बनता, क्योंकि पिछली बार भी महादलित वोट बटा था लेकिन एनडीए की तरफ ज्यादा था। उसका मैसेज तो शायद दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ और लोगों को भी डिप्टी उप चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी बनाया बन सकते हैं, बिल्कुल 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 दिया गया। मुझे लगता है कि सही फरमाया, कंसोलिडेशन इस हद तक कि एम बाय कंसोलिडेट होगा, लेकिन मुकेश सहनी के नाम से अगर मैसेजिंग ठीक तरीके से की जाए, देखिए मुझे अब लगता है शायद कांग्रेस अब ये क्लेम करेगी कि हमने एक ईबीसी चेहरे को आगे बढ़ाया इस अलायंस, और जी। अगर ऐसा वो करती है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। हो सकता है आरजेडी की सीटों पर ट्रांसफर ना हो, लेकिन हो सकता है कांग्रेस की सीटों पर ही ट्रांसफर हो जाए। भाई इधर पे आप देखिए महागठबंधन को तो महागठबंधन से मतलब है, और केवल यादव फेस से तो निकल जाएगा महागठबंधन, नहीं निकलेगा सिर्फ यादव वोट से, तो नहीं यही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक इमेज है कि भाई केवल तेजस्वी की पूरा महागठबंधन है, उसमें सहनी आने से, कांग्रेस आने से तो थोड़ा सा एक ये होगा कि नहीं, बड़ा और लोगों को अम्ब्रेला, भी बड़ा अम्ब्रेला बन अम्ब्रेला बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन मतलब थोड़ी सी एक्सपेंशन, ये देखना है कि आगे से क्या होता है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो अब ये तो आपके फ्रेंड्स की बात हुई, अब आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी बात सर बताइए आप कि एनडीए अब में क्या आप हो रहा फंसवाएंगे आप। है। नहीं, तो एनडीए के में जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अब आज इसमें वैसे तो और उनकी जोड़ दूं कि वो जो फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी महागठबंधन में, उसका भी अब आंकड़ा बहुत कम रह गया मुझे हाँ, लगता है। देखिए इसमें एक चीज वजह मैं आगे बढ़ने से पहले, द फैक्ट कि कांग्रेस को अशोक गहलोत को भेजना पड़ा एट द 11th आवर आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में संगठन चलाने वाले युवा लोगों की कितनी कमी। जिस प्रकार से बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को नर्चर कर रही है, या हमने भूपेंद्र यादव, हालांकि ये यंग नहीं है, तो धर्मेंद्र प्रधान भी यंग लीडर नहीं है ना। बट देखिए उस एज ब्रैकेट में कांग्रेस में कोई है आपको दिखता है कांग्रेस में मेरे ख्याल से क्या? 2010 या 15 में 2010 में भी धर्मेंद्र प्रधान वहां पर प्रभारी होते थे बिहार चुनाव के। पर विजय जी मेरा ये कहना है कि मैं उस एज ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, हम यंग ओल्ड नहीं जी हाँ, जाते, चलिए, ठीक है। है ना। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल शायद 60 से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उसके अलावा कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है आपको जो कांग्रेस में दिखता है जो मतलब अपने 40s या 50s में हो, जो संगठन को अच्छे से चला रहा हो, नहीं, लेकिन अल्लावरू जो आए खासकर उत्तर भारत में, खासकर उत्तर भारत में। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब कृष्णा अल्लावरू आए तो उन्होंने तो संगठन को मेरे ख्याल से तो बेहतर किया है, लेकिन वहां पर नाराजगी काफी ज्यादा हुई। वो तो यंग फेस है। संगठन को मजबूत किया होगा, एस्पिरेशन जगाई होगी, उनके पास राहुल गांधी का स्टैंप भी होगा, लेकिन वो एक स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि अलायंस पार्टनर से कैसे बात करके डील को सील करना है। अगर ये लास्ट स्टेप ना हुआ होता तो अल्लावरू जी की जितनी मेहनत थी या राजेश राम जी की जितनी मेहनत थी वो सारी अभी तक की खराब हो जाती। तो मेरे लिए को लगता है कि कांग्रेस के लिए एक सीख है इसमें कि युवा नेताओं को नर्चर करें,
बुजुर्ग नेताओं का ऑफकोर्स अपना एक, लालू जी को फोन उठा के अल्लाह गुरु जी बात नहीं कर सकते, गहलोत साहब शायद कर सकते हैं, तो सबकी अपनी जगह है। लेकिन कांग्रेस को और ऐसे नेता नर्चर करने पड़ेंगे जो अपने 40 या 50 में, ताकि आज से 10-15 साल बाद जब फिर से ऐसा कोई संकट आए तो उनके पास लोग तैयार हो, और उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये मेरा एक छोटा सा साइड नहीं ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल आपका ठीक ऑब्जर्वेशन है। तो आप वो तो बताइए, आपने क्लोज फ्रेंड्स की बात तो बताइए कि वो क्या कर रहे हैं अब, क्लोज और क्या करेंगे। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, मेरे कोई क्लोज फ्रेंड ऐसा मेरे कोई ताल्लुक आपके जितने बहुत बढ़िया किसी भी पार्टी में नहीं। कर्तव्य वाले लोग हैं, तो आपका कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य भवन पर आपका बड़ा कनेक्ट है। विजय जी आप बताएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एनडीए को भी अभी हम दूर से ही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग एनडीए मेरे को पिछले बिहार विजिट में लगा फील्ड पर, अब क्लोजर टू इलेक्शन मुझे फिर से फील्ड पे जाके समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो श्योरिटी नहीं दिख रही। कारण ये है कि तब से लेकर अब तक एनडीए में जो पैसा बटा, उसके बाद एनडीए से कुछ बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई। या तो न्यूट्रल या नेगेटिव की कंफ्यूजन है सीटों को लेकर, नीतीश जी नाराज हैं, जेडीयू में दो खेमे बन गए, सब सुनने में आ रहा है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है मेरे पास, आप बेहतर जानते होंगे। फिर चिराग पासवान और जेडीयू, क्या इनका वोट ट्रांसफर आपस में होगा? बीजेपी और जेडीयू में अगर ठनी रही तो क्या इनका ग्राउंड पे वोट ट्रांसफर होगा? ईबीसी में क्या मैसेज जा रहा है, महिलाओं में क्या मैसेज जा रहा है? कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि अभी भी जेडीयू और आरजेडी संपर्क में है, नीतीश जी कभी भी पाला पलट सकते हैं। एक, जब भी मैं ये सुनता हूँ नीतीश जी कभी पाला पलट सकते हैं, मुझे बिहार के लिए बहुत दुख होता है कि मतलब लोगों ने एक इमेज बना ली है कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। बिहार का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि कौन किधर जाके बैठ जाता है मुख्यमंत्री। बहुत दुख लगता है मेरे को। बट ब्रॉडर एनडीए का ये है कि इसके ये जो चीजें मैं सुन रहा हूँ, इसके बाद अब जमीन पर लोगों का क्या फीडबैक है ये जाकर मैं जानना चाहूंगा, और उसके लिए मैं भी बिहार में रहूंगा। अगले 10 दिन बाद मैं बिहार जाऊंगा। लेकिन एक जो डेवलपमेंट, अब क्योंकि आपने शुरू किया तो मैं भी अब ये यूज, जो आपके सबसे खास मित्र हैं प्रशांत किशोर जी, उनका मुझे लगता है कैंपेन कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन जा रहा है अब। और थोड़ी हमें उम्मीद भी थी इस बात की, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा बाइपोलैरिटी बढ़ेगी। हालांकि उनके कैंपेन में मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मुद्दे बिल्कुल सही रहे हैं, और खासकर जो लोग बिहार से बाहर से वोट करने आ रहे हैं उनको लग रहा है प्रशांत किशोर जी की बहुत हवा है। लेकिन वो जब पहुंचेंगे अपनी सीटों पर तो शायद सबके सब लोगों को ना लगे कि हवा है इतनी जबरदस्त। तो प्रशांत किशोर जी, अब देखिए वो उस दिन फोटो आ गई कि बीजेपी ने हमारे व्यक्ति बिठा दिए। मैंने सुना कि मुंगेर में उनकी पार्टी काफी हद तक डिसॉल्व हो गई, मैंने ऐसा सुना, ये मेरी कंफर्मेशन नहीं है। तो और प्लस अब वो ये ऐसा लग रहा था 2-3 हफ्ता पहले तक भी कि सिर्फ वही चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। ये तब की बात थी जब दो बड़े दल अभी तक सामने नहीं आए। तो जैसे ही दो बड़े दल सामने आए, मीडिया में जगह ही नहीं बची प्रशांत किशोर की। तो एक तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दूसरा आप ऐसे सोच सकते हैं कि सही में उनका कैंपेन बैठ गया है क्योंकि बाइपोलैरिटी आ गई है। तो मुझे लगता है कि तीनों ही जो धड़े प्रशांत किशोर को हम धड़ा मान रहे थे, जो तीनों धड़े हैं वो अब एक डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं कि बाइपोलर फाइट होगी। प्रशांत किशोर जी कुछ सीटों पर इफेक्टिव रहेंगे कैंडिडेट के जरिए, शायद युवाओं में, शायद कुछ जातीय समीकरण के जरिए, लेकिन एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा। एनडीए की प्रॉब्लम है पार्टी में, पार्टी के स्तर पर कितनी केमिस्ट्री रहती है और क्या वो वोटर्स तक जा पाती है। और महागठबंधन का चैलेंज है अपने सोशल अलायंस को एक्सपैंड करना। तो दो अलग अलग अलायंसेस हैं, दो अलग अलग चैलेंजेस। आपने चिराग पासवान की बात की, जेडीयू और एलजेपी की। पिछली बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, आज ये तय हो गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं। आपको कितना चांस लगता है कि वो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करेंगे? हाँ, तो और ये चिराग पासवान नहीं समझते क्या कि जेडीयू को जिताने का मतलब क्या है? तो कहने को तो वो नहीं लड़ रहे दूसरे से, लेकिन वही बात है कि उन सीटों पर जहां एलजेपी लड़ रही है क्या जेडीयू का वोट आएगा, या जहां जेडीयू लड़ रही है क्या वहां पासवान वोट ट्रांसफर होगा? ये अहम सवाल है और इनके जवाब, क्योंकि आपने, जैसा कि आपने कहा, मैं
मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंट्यूशन नहीं है कि अभी जमीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं डेटा में विश्वास रखता हूँ। तो जब तक मेरे पास कोई डेटा नहीं है मैं नहीं कह सकता, और क्योंकि कोई डेटा आने की उम्मीद नहीं है इसलिए मैं स्वयं जाकर ही जमीन पर समझना चाहूंगा, जो कि मैं करूंगा। बट इसका जवाब शायद बेहतर मैं आपको हफ्ते 10 दिन बाद दे पाऊंगा कि क्या वोट ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है बिहार में लोगों को पता नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है। जब हम गए थे तो लोगों से पूछे किसने दिया पैसा, मोदी जी। किसको वोट देंगे, नीतीश जी। की तो है, और ये ईबीसी वोटर, तो इनको पता है कि वो एक ही है। लेकिन क्या यही केमिस्ट्री आपको एलजेपी और जेडीयू की सीटों पे दिखेगी? क्या यही केमिस्ट्री जेडीयू बीजेपी की सीटों पे अब दिखेगी जब थोड़ी कंफ्यूजन बन गई है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? तो मुझे लगता है ये अहम रहेगा। और अगर विपक्ष इसको भुना पाता है कि नीतीश जी को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो शायद विपक्ष के लिए ये एक टूल हो सकता है। हो सकता है। जैसे कि एनडीए बार बार महागठबंधन में जेडी के उस समय को याद कराता है। तो जंगल राज ये सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरह समझिए कि कैसे आप वोटर के माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करें। इसको मैं दूसरे तरीके से आपसे समझना चाहता हूँ कि ये बात तो हम कर रहे हैं जेडीयू एलजेपी का वोट होगा कि नहीं होगा, बीजेपी जेडीयू का वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार जी के पास कुर्मी वोट, ईबीसी वोट जो कुछ है और उसके साथ वो जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने या बीजेपी लीडरशिप ने बहुत चालाकी के साथ, मतलब समझदारी, चालाकी को यदि आप नेगेटिव कनोटेशन में समझते हो तो एक पॉलिटिकल उसके साथ इंटेलिजेंस के साथ उन्होंने कहा कि हम चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन फैसला बाद में करेंगे, विधायक दल करेगा। क्या ये मैसेज, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या ये मैसेज बीजेपी के उस कैडर को है जो 20 साल से सोच रहा है कि वोट हम देते हैं, 75 सीटें हम लाते हैं, मुख्यमंत्री आप उसको बनाते हो, तो एक ये हो जाता, मान लो उनको लगता है कि भाई मानना नीतीश कुमार जी को है तो बनने दो जो बन रहा है या जो हो रहा है। ये मैसेज जो बीजेपी वोटर को या बीजेपी वर्कर को कैटर करने के लिए दिया गया है, क्या आप ऐसा समझते हैं? जी, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन सवाल है। फिर से एक डिस्टेंस से हम एनालाइज जब कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो हमें ये लगता है कि जो गृह मंत्री हैं वो दो नाव में सवार हैं, तो बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग कैसे? नीतीश जी का महिला और ईबीसी वोट ना छिटके, इसलिए हम ये बोल दें कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और दूसरा, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है कि अपने कार्डर और वोटर को ऊर्जा देने के लिए ये कहें कि हाँ, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक दल तय करेगा। तो हम क्लियर नहीं, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ कि फेस शिवराज जी थे लेकिन बाद में मुख्यमंत्री तो कोई और बने। तो बीजेपी के वर्कर के दिमाग में भी ये बात होगी ना कि देखिए मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, चेहरा कोई और था, मुख्यमंत्री कोई और बना। महाराष्ट्र में भी हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। मुझे लगता है मध्य प्रदेश तो बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है कि अपनी ही पार्टी के व्यक्ति के साथ आपने ऐसा किया। महाराष्ट्र में तो फिर भी कह सकते हैं कि अलायंस पार्टनर है। हाँ, ठीक है। जब वर्कर तक ये मैसेज जाएगा कि यार ये अपनी पार्टी वाले को नहीं छोड़ते तो अलायंस पार्टनर को कैसे छोड़ेंगे अगर इनका मन नहीं माना तो। पर फिर वही बात है विजय जी, जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, कि अंततः सीटें कितनी आती हैं नीतीश जी की, सब इस पर आ जाएगा। अगर नीतीश जी की सीटें 40-50 आ जाती हैं तो क्या आप उनको मुख्यमंत्री का पद डिनाई कर पाएंगे? तो मुझे लगता है ये चीजें 14 तारीख के बाद रेक्टिफाई होंगी। अब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप सुनेंगे कि इसी ताकि जेडीयू ना कमजोर हो, इसीलिए आरजेडी ने कई सीटों पर कहा है कि यादव वोट जेडीयू को चला जाए। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, ये मैं नहीं जानता। हालांकि दर्शक को बता दूं, यादव समाज को जेडीयू से कोई परहेज नहीं है, बट जस्ट दैट उनको पता है कि आरजेडी अगर आएगी तो उनके समाज से व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जेडीयू से उनको परहेज नहीं है। अगर आप सुपौल साइड जाएंगे तो जेडीयू के सिंबल से बड़े बड़े यादव नेता चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। सुपौल जैसे जो इलाके हैं, सुपौल, सहरसा, यहाँ जेडीयू बहुत अच्छा करती है। हालांकि यहाँ यादव बहुत बड़ी संख्या में, तो जेडीयू के भी यादव कैंडिडेट होते हैं इन इलाकों जी। तो ये वोट ट्रांसफर कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अभी मैं विश्वास रखता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये जाके जमीन पर समझना पड़ेगा। एक चीज और कि हम सब जो मित्र लोग हैं हमारे आपके, वो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है ना वो तो 24 घंटे इलेक्शन मशीन की तरह से लड़ती है और सारी स्ट्रेटेजी, सारे चाणक्य जितने हैं घर के, देश के, दुनिया के, वो सारे चाणक्य बीजेपी के पास। अगर ऐसा होता तो 330 से 240 पे तो नहीं आते।
जब 303 से 240 पे आते हैं तब आप चाणक्य की मैथमेटिक्स और चेस और शतरंज और जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको यूज नहीं करते। ठीक है, उसको छोड़िए। बिहार के 2020 के चुनाव को मैं थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से स्टडी करते गहराई से, 2020 के चुनाव को देखिए। ईमानदारी से राजनीतिक जो जानकार हैं, पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी बनाई गई कि जेडीयू को कमजोर किया जाए और चिराग पासवान को ये सुपारी दे दी गई, भेजा गया, सुपारी दे दी गई। ठीक है जी जी। बीजेपी को आइडिया था कि सुपारी देने का मतलब जेडीयू को कमजोर करना तो है ही, चिराग पासवान एक लमसम नंबर लेकर आ जाएंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग अलायंस हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी फेल हो गई, जेडीयू को तो कमजोर कर दिया, बल्कि ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि थोड़ा सा इधर उधर होता तो सरकार ही नहीं बनती, चुनाव हार जाते हैं। जी बिल्कुल हार जाते ना। तो ये चाणक्य, आपके जो चाणक्य मित्र हैं उसकी चर्चा आप नहीं करते, आप कहते हैं, मतलब आपका मतलब हम सब लोग इसकी चर्चा नहीं करते। और मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल बीजेपी इतनी बड़ी चाणक्य और सब लोग तो घर पे बैठ के लूडो खेल रहे हैं। उन्होंने तो अपना कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट भी बना दिया, ईबीसी भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो केवल ये इमेज बना के रखना इलेक्शन तक कि बीजेपी से ज्यादा इलेक्शन को कोई नहीं जानता, इसको मैं ठीक नहीं मानता। मतलब जानते हैं, वो मेहनत करते, मेहनत, मैं बीजेपी को इस मामले में मानता हूं कि वो मेहनत बहुत करते हैं, करेक्ट है ना। लेकिन वही सबसे समझदार है, और उनका ये जो आपने मास्टर स्ट्रोक का जो शब्द है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे जो मीडिया में जो मास्टर स्ट्रोक चलता है कि हर काम पहला पैर लेफ्ट रखा तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है, और इस बार राइट पैर रखा तो भी मास्टर स्ट्रोक है। करेक्ट, बिल्कुल। तो नहीं, इस बात से मैं 100% सहमत हूं आपसे कि बीजेपी की समझ और बाकी पार्टियों की समझ में डिफरेंस ज्यादा नहीं है जी, लेकिन उनकी एचआर मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, एचआर मैनेजमेंट है ना। अब जैसे ये सुना है कि 2-2 जिलों का प्रभार बीजेपी ने ऊंचे ऊंचे पद के लोगों को दिया हुआ है। मैं पिछले अभी मैं जब अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार में था, जिस होटल में मैं था, मैंने वहां केशव प्रसाद मौर्य को 2 बार आते जाते देखा, 3-4 दिन के गैप। अभी इस समय उस होटल में वैकेंसी नहीं है, मतलब कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कैंप कर रहे हैं वहां। तो इस फ्रंट पर बीजेपी, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन एचआर स्तर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये उनको वो लीड मिल जाती है। बट दूसरी जो आपने बात की कि उनकी समझ, देखिए मैं तो ये मानता हूं विजय जी, यूपी का जो मॉडल था बीजेपी का 2014 का, वो क्या था? नॉन यादव ओबीसी और नॉन यादव दलित। तो मैं तो ये सबसे कहता हूं कि देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी 2005 में प्लेबुक बना चुके थे जी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दलित में से पासवान को हटा दो तो महादलित बन जाएगा, वो मेरा वोटर। ओबीसी में से यादव कुर्मी कुशवाहा को हटा दो, कुर्मी कुशवाहा वैसे मेरा वोटर है, जो बच गया ईबीसी वो मेरा वोटर, क्योंकि मैं उनके लिए पॉलिसीज बना दूंगा। और फिर महिला वोटर, सेम कॉपी बुक स्ट्रेटेजी यूपी 2014 और 17 में यूज की बीजेपी ने, नॉन यादव ओबीसी, नॉन यादव दलित और महिला वोटर। तो ऐसा नहीं है कि समझ, अब आप देखिए, मैं एक आज से 3 साल पहले लगभग एक महान दल करके पार्टी है यूपी में, जी, तो उनके फाउंडर का इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा देखिए महान दल हमसे दिग्विजय सिंह साहब जी ने हमें बोला कि आप अपना शुरू करिए ताकि जो नॉन यादव ओबीसी है वो थोड़ा अलग हो एसपी से। तो दिग्विजय सिंह 2011 में ये चीज सोच रहे थे। तो सोच में तो मुझे लगता है कि हम सब पॉलिटिकली इतने स्मार्ट हैं कि सेम चीज जो बीजेपी समझती है वो हम भी समझते हैं जी। और अब सोशल मीडिया के जमाने में और इंटरनेट के जमाने में तो इतना फास्ट इंफॉर्मेशन लेना कि जो उनको वो जानते हैं वो हम भी जानते हैं। फर्क ये है कि वो उस थियोरी को प्रैक्टिस में लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जमीन पे उतारने के लिए, और वर्सेस जो ऑपोजिशन की पार्टी, ये मेन फर्क है। हाँ, तो वो वही मैं कह रहा हूँ, हार्ड वर्क के तौर पर। और हार्ड वर्क में भी मैं समझता हूँ जो दोनों बड़े लीडर हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, दोनों को इस बात की ज्यादा क्रेडिट है। अब आपकी इस हार्ड वर्क को मैं थोड़ा सा और खोलना चाहता हूँ। ये हार्ड वर्क, और आपने कहा होटल के कमरे खत्म हो गए और हर जिले में 2 लोग सौंपे। बिहार से तो ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव था उत्तर प्रदेश का, वहां तो होटल में, धर्मशाला में, अखाड़े में, सब जगह आपने लोग भेज दिए थे। फिर अयोध्या क्यों हार गए आप? और 33 सीटें क्यों हार गए आप? और वो पन्ना प्रमुख कहाँ चले गए जो पेज का, हर पेज का हिसाब रख रहे थे कि कार्तिकेय जी ने वोट डाला कि नहीं डाला, विजय त्रिवेदी का वोट कटा कि नहीं कटा?
तो ये तो जो मैं इसको हाँ, देखिए, मैं साफ बात पूछना चाहता हूँ, ये एचआर मैनेजमेंट जिसे आप कह रहे हो, इसे सही शब्दों में पीआर मैनेजमेंट क्यों नहीं कहते आप? हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सबसे एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर है। झारखंड में क्या कर दिया, और हार वहां पे गए प्रभारी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी, तो फिर, और वो तो अकेला था, उसको तो जेल भेज दिया था हमने, उन्होंने, आपने हेमंत हेमंत सोरेन को। सोरेन। तो विजय जी इस बात में बिल्कुल दम है। देखिए पीआर तो ये करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है पीआर सभी करते हैं, ये ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, और कभी कभी तो पीआर करते हैं, देखिए एक होता है पीआर हमने किया लेकिन हमने कुछ काम किया, तो ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ काम किए बिना केवल पीआर में सरकार चल रही है। पीआर करते उसका एक उदाहरण है, जहां अभी आप बैठे हैं तकरीबन 200 किलोमीटर दूर अगर आप चले जाइए आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, जो मेरा अनुमान है। तो वहां की सरकार का पीआर आप देख लीजिए। दिल्ली मेट्रो में आपको उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार के पोस्टर दिखते हैं, होर्डिंग। जी, सब सिनेमा हॉल जगह। में भी उनकी ऐड दिखती है आपको। ऐसा लगता है उससे शानदार कोई सरकार चला ही नहीं रहा। और अभी ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, देखिए वहां पे बीजेपी का क्या हाल हुआ। वहां तो और अभी कुछ दिनों में आपको बड़ी खबर मिलने वाली है उत्तराखंड की। अच्छा, चलिए ये भी आपने बता दिया। और उत्तराखंड वो राज्य है जो कांग्रेस ने बोला कि भाई जैसे हरियाणा की हमें नहीं जीतना। एक ऐसा राज्य जहां एक साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस नहीं जीत पाई, नहीं तो जीत उसमें पाई। बीजेपी को श्रेय भी जाता है लेकिन कांग्रेस को ज्यादा श्रेय जाता है। हम्म। ठीक है, तो पीआर है। लेकिन साथ ही साथ अब हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में क्या, लोकसभा में जिसे कहते हैं, दो तीन चीजें हुई विजय जी, और कुछ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हुई और कुछ नेशनली हुई। जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हुई वो आप बेहतर बताइएगा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वो जो चलती है बात वो क्या है। लेकिन एक जमीनी स्तर पर ऐसा हुआ कि साइलेंट वोटर चुप हो गया। साइलेंट वोटर चुप हो गया और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया संविधान का, और साइलेंट वोटर मोबिलाइज हो गए। और साइलेंट वोटर ने उस समय तो कह दिया हाँ जी बीजेपी, हाँ जी, लेकिन वो जाके चुपके से वोट किसी और। आप देखिए सक्सेस सबसे ज्यादा जो बेनिफिट जो बढ़ा ऑपोजिशन का, वो एससी एसटी रिजर्व सीटों में बढ़ा। आप अक्रॉस द कंट्री देखिए, हरियाणा में 2 एससी सीटें दोनों कांग्रेस, झारखंड में सारी एसटी सीटें हेमंत सोरेन। उसके अलावा छठी सीट नहीं मिली झारखंड में जेएमएम को, लेकिन सारी ट्राइबल बोले। सारी ट्राइबल। बिहार में कांग्रेस कौन सी सीट जीती? सासाराम एससी रिजर्व सीट। एससी। अयोध्या का आपने जिक्र किया, अयोध्या वो वाली सीट जहां पे एक एससी चेहरे ने जनरल सीट निकाली। जनरल। महाराष्ट्र में देखिए आप एससी एसटी का कितना जबरदस्त मोबिलाइजेशन हुआ। कर्नाटक में कौन सा एरिया स्वीप किया कांग्रेस ने? कल्याण कर्नाटक, जहां मुस्लिम एससी एसटी मिला के 50% से ऊपर आबादी बनती है। तो मैं आपको और ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन वो जो साइलेंट वोटर चुप हो गया। और दूसरा मुझे ये लगा, आरएसएस और बीजेपी की शायद उतनी नहीं बनी जितनी पिछले लोकसभा चुनाव में बनी। जेपी नड्डा जी का एक कमेंट भी है, बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय, आपने उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया था। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं शायद ये भी लग रहा था कि ये तो एक तरफा चुनाव है, तो हो सकता है ये भी हम कह सकते हैं कि टर्नआउट में वो ऊर्जा नहीं दिखी। हालांकि मेरा एनालिसिस ये कहता है टर्नआउट वहां कम हुआ जहां एक तरफा जिन राज्यों में बयार बह रही थी। और ये हमने डेटा में देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में जहां एक तरफा था, वहां टर्नआउट घटा, उसका फर्क भी नहीं पड़ा। टर्नआउट जी। बढ़ा कहां पर? जहां पर कॉन्टेस्ट था। आप कर्नाटका की सीटें देखिए, कर्नाटका में टर्नआउट बढ़ा 24 के बनस्पत। तो ये भी एक फैक्टर है। हालांकि मुझे लगता है इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो जहां पे वो बैठा बैठा वहां बीजेपी जीत गई ऐसे राज्यों में। हाँ, यूपी का मुझे याद नहीं है, बट ये डायनामिक्स थे ठीक है। कि कुछ वोटर वो हो गए कि अब तो बीजेपी का एक तरफा 400 की बात हो ही गई है, हो जाएगा। वो जो पीआर आप कह रहे हैं ना, वो पीआर बैकफायर कर गया वहां पे। नहीं, दूसरा वही मैं समझना आरएसएस, चाह रहा था कि ये जो हाँ, पीआर है वो कई बार आपको नुकसान बैकफायर भी करता है। पहुंचाता है, बिल्कुल बैकफायर बिल्कुल करता है। और बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नतीजों तक तो हर चुनाव जीतती है। हाँ। विपक्ष नहीं को या मैं जो दूसरी बिल्कुल पार्टियां, बिल्कुल। उनको नतीजों के बाद ही जीत सकते हैं वो चुनाव। नहीं विजय जी, इसमें एक कारण और मैं बताऊं, टू बी वेरी फेयर, कुछ हद तक हम बीजेपी को बीजेपी की वजह से क्रेडिट देते हैं, कुछ हद तक हम विपक्ष की की कमजोरी की वजह वजह से भी। से भी दे देते हैं। जी। अब उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मतलब वो उदाहरण शायद मैं अगले 5 साल तक नहीं भूल पाऊंगा। हरियाणा,
का विधानसभा चुनाव, जो सजा सजाया थाल था एकदम कांग्रेस के लिए कि आइए ले जाइए, कांग्रेस ने आखिरी 5-6 दिनों में कहा नहीं चाहिए, आप रख लो। नहीं, वो बिल्कुल आपने ठीक उदाहरण दिया, लेकिन फिर से मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ हरियाणा को। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। क्या कांग्रेस ने बुरा प्रदर्शन किया है? यदि आप उसके फिगर्स को देखें, आंकड़ों को कांग्रेस देखें, ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। वोट शेयर में वो बढ़ के 26-27% से 28% से बढ़ के 38% की पार्टी बन गई। तो लेकिन फिर उसकी सीटें कितनी बढ़ी? 31 से केवल 37। वो तो एफपीटीपी में जो होता है वो होता है, लेकिन करेक्ट। तो विजय जी हम उसको तो हाईलाइट नहीं करते ना। मैं जिस देखिए, मैंने पार्टी तो ने उस पे 10% मैं वोट बढ़ा लिया, आपने भी जिक्र किया कि हरियाणा की सजी सजाई थाली। चुनाव हारना जीतना अलग होता है सरकार में, लेकिन विजय जी, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया मेरे मैंने हिसाब से फिगर्स को देखे। कम से कम 2-3 प्लेटफॉर्म पर मैंने इसमें डिटेल में शो किया, तब आपका चैनल था नहीं, वरना मैं आपके चैनल पे भी आके करता। और उन वीडियोस को काफी लोगों ने सराहा है कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस बढ़कर 28 से 38 पे आ गई, 39 पे। बीजेपी 33 से बढ़कर 39 पे आई, लेकिन हाँ, तो बीजेपी की फिर सीटें कितनी बड़ी? 7। कांग्रेस की कितनी बड़ी? 6। अब आप सोचिए ये कितना गजब है, ये कितना गजब मैथ है। मेरा ये मानना है, जो लोग कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, मैं कहता हूँ वोट चोरी हो भी गई हो, फिर भी देखिए कांग्रेस तो बहुत केवल अच्छा किया। 20,000 केवल मैंने 20,000 कांग्रेस के वोट लीडर के से ये गैप से कहा हारी कि वोट कांग्रेस। चोरी कहाँ हुई है, आपका नंबर तो बढ़ गया है ना, इतना और बड़ा बढ़ा वोट बढ़ा। नहीं, आप एक पूरी पार्टी खा गए। हाँ, कांग्रेस जो बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी? क्योंकि जेजेपी और आईएनएलडी एकदम सारा भस्म हो गए। खत्म, सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो सारे अपने इलाकों, अब आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो इलाके आईएनएलडी और जेजेपी के माने जाते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, वहां तो कांग्रेस स्वीप कर दी। भाई आपने गोपाल कांडा को हरा दिया, सोचिए, हाँ, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ी संसाधन लगाने में, लेकिन आप सीटें कहां हारे? यहां पे आप सोचिएगा, सीटें आप हारे विजय जी सोनीपत में। जो सोनीपत में सोनीपत मेरे ख्याल, सोनीपत जो सोनीपत आपका गढ़, मतलब जिसे कहते हैं बैकयार्ड गढ़, मेरे ख्याल बिल्कुल 7 या 6 में से केवल एक सीट आप निकाल पाए। भाई अगर आप सोनीपत को ही मैक्स कर देते तो आपकी सरकार बन जाती। बन जाती। तो आप आप दूसरे इलाकों में जीत गए, लेकिन अपने इलाके में हार गए। तो आपकी जो मेहनत थी, जो 10% आपने वोट बढ़ाया, वो अंत में सरकार तो नहीं बन पा पाई, लेकिन आपका वोट शेयर बढ़ा ले गई, वो बात तो जी, सही है। नहीं, वो कांग्रेस की मेहनत जो है वो कमजोर है। उसको मैं गुजरात के उदाहरण से देखता हूँ कि 2017 में उन्होंने बीजेपी को 99 पर, खुद को 77 पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो उसके अगले इलेक्शन का एक एक्सपेक्टेड सेफोलॉजी क्या होती है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना सकती है, यही होगी ना, बिल्कुल। यही होनी चाहिए कायदे से। लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस ने तो सब कुछ ऐसा खत्म कर दिया कि जो गुजरात में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब वो जैसे हरियाणा है, वैसे मैं गुजरात समझ रहा था कि यदि आप साइकोलॉजी के हिसाब से देखें कि दिन 2017 के चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार कुछ काम करती रहती, तो वहां पर सरकार बनाने में कोई मुश्किल नहीं थी। और आज मैं देख रहा हूं कि गुजरात में जब बीजेपी 3 बार मुख्यमंत्री बदल देती है, पूरी सरकार बदल देती है, इसका मतलब वहां हाँ, पर उनका घर ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस वहां बिल्कुल। नहीं है। नहीं, इसलिए बिल्कुल 100% सहमत हूं मैं आपकी इस बात से कि शायद कांग्रेस उतनी चुस्ती से काम नहीं करती, शायद बाकी विपक्ष उतनी चुस्ती से काम नहीं करता। कुछ रीजनल लीडर्स ऐसे हैं जो चुस्ती से काम करते, चुनाव जीतते भी है। अब आपने हेमंत सोरेन जी का उदाहरण दिया, जी, मैं हेमंत सोरेन जी के ऑफिस से टच में था उस चुनाव में, और मैं जानता हूं कैसे उन्होंने हर सीट को माइक्रो मैनेज किया, किसको कहां बिठाना है, किसको कहां खड़ा करना है, कैसे बीजेपी को सेट करना है, कैसे नैरेटिव बनाना है। और उन्होंने बहुत मेटिकुलसली वो चुनाव चलाया, क्योंकि वहां पर एक सीएमओ, एक व्यक्ति सब चला। कांग्रेस का सांगठनिक एक चैलेंज है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी चेन ऑफ कमांड में, तो उस सिस्टम में कभी घुसा नहीं, कभी कोई आईडी जो सुनता हूं मैं आपको वो पता। तो मुझे लगता है कि ये बात सच है। लेकिन आप देखिए, जो आपने सवाल पूछे, मैं जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सच्चाई ना काली होती है ना सफेद होती है, वो बीच में कहीं होती है। तो सही जो होती है। आपने एलिमेंट कहे ना, वो सब कुछ ना कुछ एप्लीकेबल है कि पीआर ज्यादा है, लेकिन पीआर है, और पीआर की आवश्यकता भी होती है। मेहनत है लेकिन ओवर एस्टिमेटेड है, समझ है लेकिन समझ दोनों तरफ है, लेकिन एक जगह समझ ज्यादा एग्जीक्यूट हो रही है, एक जगह एग्जीक्यूट कम हो रही है। इन बारीकियों में जब तक हम नहीं जाएंगे हम नहीं समझेंगे। प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलर डिस्कोर्स में हम चाहते हैं कि मोटी मोटी बात बोली जाए कि
इस जंग में किसकी फतेह होगी, कौन है चाणक्य, किसका है मास्टर स्ट्रोक, यही बिकता है मार्केट में। यही लेकिन बिकता है। हमें परहेज करना चाहिए। आपके जैसे चैनल के माध्यम से मैं ये मतलब मुझे अच्छा लगता है ये कहकर कि जिस लेवल पर हम बात यूट्यूब पर कर पाते हैं शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं कर फॉर्मेट वो अलाउ ही नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग हमारी इस बात को कहें कि आप बेवजह की बात का बतंगड़ बना रहे हैं, लेकिन ये एक बारीक उसमें समझ की बात है ना कि उसके हम थोड़े से निटी-ग्रिटीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउन करने या करने की बात नहीं है, लेकिन एक निटी-ग्रिटी जैसे कांग्रेस के लिए भी कहा कि गुजरात के चुनाव के बाद, 17 के चुनाव के बाद तो उनके पास एक थाली पूरी सजी हुई थी गुजरात में, और गुजरात तो कांग्रेस का स्टेट भी रहा है। खैर, अब फिर किसी दिन बात करेंगे। आखिरी सवाल मुझे बताइए कि प्रशांत किशोर जी कुछ कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? और क्या तेजस्वी के बाद एनडीए की सरकार बनने की संभावना में कोई कमी या कोई फ़र्क नहीं आप देखते? आखिरी सवाल के तौर पे हेडलाइन मुझे क्या बताते हैं? नीतीश एनडीए कुमार जी सरकार बन अच्छा इसको बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये तो आपके घर की बात है, आप घर से बता सकते थे, समझा। नहीं नहीं, ये मेरे घर की बात है, तो ये आपके तो मित्रों की बात है, ये मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट एनडीए फिर जीत जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो लगता है कि आरजेडी को थोड़ा सोल सर्चिंग करना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या है, कि वो जो एम बाय अलायंस है वो कैसे उसको एक्सपैंड करें। क्या उन्हें नया नेतृत्व देखना चाहिए, नेतृत्व को कलेक्टिव करना चाहिए। जैसे मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे या जब लीडर थे यूपी में, मैं सुनता हूँ तो उनके आसपास कई जातियों के और नेता थे, कुर्मी हो गए, मौर्य शाक्य हो गए, तो उन्होंने जी, एक पूरा एक कुनबा बनाया था। पूरा मुझे आरजेडी में वो नहीं दिखता अभी। तेजस्वी के बाद कौन, आप बताइए कोई दलित नेता का नाम बताइए आप, मतलब एटलीस्ट नेशनल मीडिया में बिहार के लोग जी, जानते होंगे। तो मुझे लगता है कि वो लगता है कि सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर जी, जैसे मैंने कहा विजय जी, अभी उनका लगता है कि डाउन जा रहा है जो कैंपेन, बट कैंडिडेट स्पेसिफिक कुछ सीटों पर वो डेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात से अंत करूंगा आपका शो, विडंबना ये होगी कि मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी भी 6-7%, 8%, जहां से 10% वोट लेकर आएंगे, जहां से शायद सीटें भी कुछ सिंगल डिजिट में आ जाए। पिछले साल झारखंड में ना एक युवा नेता निकला, जयराम महतो के नाम से, वो सात जी, परसेंट वोट लेकर आया, एक सीट निकाली उसने। लेकिन आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल में बात करिए, वो जानते उस भी नहीं होंगे वो कौन है। उसकी चर्चा ही नहीं की किसी ने। जानते, आज भी नहीं जानते होंगे कि जो तीसरी सबसे बड़ी फॉर्मेशन थी झारखंड में महागठबंधन और एनडीए के बाद, इंडिया और एनडीए के बाद, वो कौन। और ये हमें बताता है कि कैसे जो एनालिसिस है काफी हद तक पॉपुलर नैरेटिव में, वो बहुत ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस से ड्राइव होता है जो कई कबार आपको गहरी सच्चाइयों से दूर रखते हैं। बस इसी पे अंत करना चाहता ठीक है, अब ये गालियाँ मुझे मत दिलवाइए। ये बात कार्तिकेय जी ने ही कही है साहब, आप सुन लीजिएगा। हूं। चलिए बहुत शुक्रिया, और आप बिहार पहुँचेंगे तो फिर ज़मीन से क्या बिल्कुल आ रही है खबर उस पर बात करेंगे। आप अपना ख्याल बिल्कुल। रखिएगा और हैप्पी जर्नी आपके लिए। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों के साथ खुश रहिए, परिवारजनों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, शुक्रिया, और कार्तिकेय जी की तरह से मुस्कुराते रहिए।